गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है रूस में महिला आंदोलन। क्रांति से पूर्व जारवादी रूस में मुख्यतः दो वर्ग थे। भूस्वामी धनी वर्ग, जिनके परिवार पैतृक व्यवस्था पर आधारित थे, और दूसरा वर्ग गरीब किसान, जो अपनी जीविका के लिए अपनी पत्नी के साथ दूसरों की जमीन पर काम किया करते थे। सदियों से रूस की महिलाएं पुरुषवादी सत्ता के अधीन रही थी और विभिन्न तरीकों से हमेशा शोषित एवं उत्पीड़ित होती रही। जारवादी रूस में महिलाओं की सामाजिक स्थिति काफ़ी निम्न थी। कानून एवं सामाजिक परंपराओं ने उन्हें पुरुष की बराबरी का दर्जा देने से इनकार किया और उच्च शिक्षा के तमाम दरवाजे उनके लिए बंद थे। वे सिर्फ शादी एवं बच्चे पैदा करने के योग समझी जाती थी। जारवादी साम्राज्य के एशियाई भाग में महिलाओं की स्थिति और भी बदतर थी। महिला साक्षरता पूरे रूस में 17.5% थी, जो काफ़ी कम थी। महिलाओं के विश्वविद्यालय में भी प्रवेश पर रोक थी। इससे उन्हें सार्वजनिक जीवन में उच्च पद प्राप्त करने से दूर रखा गया। हालांकि महिलाओं को सम्मानित पदों से बहिष्कृत रखा गया, लेकिन रूसी पूंजीवाद ने सस्ते श्रम के रूप में उनका दोहन करने से भी परहेज नहीं किया। एक आकलन के अनुसार भारी उद्योगों में लगे मजदूरों का 30% महिलाएं थी। सोवियत संघ के आविर्भाव या उदय के बाद महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बदलाव मुख्यतः समाजवादी क्रांति की पृष्ठभूमि में हुआ। महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार के मुद्दे क्रांतिकारी राजनीतिक आंदोलन के भाग बन गए। नए सोवियत शासन ने महिलाओं की मुक्ति को भी मजदूरों के लिए किए गए संघर्ष के भाग के रूप में उत्पीड़न, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अधिकार की लड़ाई का हिस्सा बनाया। महिलाओं ने जारवादी और पुरानी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध किए गए संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाई। सोवियत सरकार ने इतिहास के सभी अन्यायों के उन्मूलन हेतु कदम उठाए। 1917 ईस्वी में क्रांति की सफलता के कुछ सप्ताह के अंदर ही सोवियतों ने 2 आदेश जारी किए।
जो विवाहों की समाप्ति, कानूनी विवाह, बच्चों एवं विवाह के लिए पंजिकाओं की शुरुआत से संबंधित थी। 1918 ईस्वी में सोवियत सरकार ने परिवार संहिता अधिनियम बनाया जो उपरोक्त के दो आदेशों पर आधारित था। महिलाओं के समान अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कानून को पारित किया गया और 10 जून 1918 ईस्वी को सोवियतों के 5वें अखिल रूस सम्मेलन द्वारा स्वीकृत पहले सोवियत संविधान में इसने स्थान पाया। महिलाओं ने सिर्फ मतदान करने एवं चुनाव लड़ने के अधिकारों को ही नहीं प्राप्त किया, बल्कि काम करने और समान वेतन पाने के अधिकारों के साथ साथ शिक्षा एवं सभी प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण के अधिकारों को भी प्राप्त किया। इस तरह 20 में सोवियत संघ महिलाओं के मतदान अधिकार को स्वीकार करने वाला 5वां देश बना। महिलाओं की कानूनी समानता लागू करने के बाद अगला कदम आर्थिक समानता लागू करना था, जो समाजवादी क्रांति की विचारधारा का सार था। लेनिन ने पहले ही कहा था कि महिलाओं को गृहदासता से मुक्ति दिलाकर सामाजिक उत्पादक श्रम में लगाना जरूरी है। सोवियत संघ के अस्तित्व में आने के बाद पहले कुछ दशकों में तीव्र समाजवादी औद्योगिकरण ने बड़े पैमाने पर महिलाओं को शामिल करके उनकी सामाजिक स्थिति को सुधारने का मार्ग प्रशस्त किया। 1941 के अंत तक राज्य के संपूर्ण श्रमिक एवं कर्मचारियों में महिलाओं का अनुपात लगभग 38% हो गया था। उत्पादक शक्ति में महिलाओं को शामिल करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इससे पहले राज्य को महिलाओं के बीच व्यापक निरक्षरता की समस्या को प्रभावशाली ढंग से सुलझाना था। कामकाजी महिलाओं के शैक्षणिक स्तर, योग्यता एवं कुशलता को सुधारने के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की गई। इसके साथ साथ महिलाओं को सरकारी एवं राजनीतिक कार्यों में शामिल करने पर भी ध्यान दिया गया। इसके लिए महिला सभाएं गठित की गई, जिन्होंने महिला श्रमिकों एवं किसानों को सामाजिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों में शिक्षित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय का कार्य किया। इस तथ्य का उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सोवियत संघ के कुछ हिस्सों में महिलाओं की मुक्ति कभी भी आसान कार्य नहीं था। देश के पूर्वी भागों में जहां सामंतवादी विचारधारा अभी भी बरकरार थी, वहां नवीन सोवियत विचारों का प्रतिरोध का सामना
करना पड़ रहा था। कट्टरवादी शक्तियों ने सामाजिक रूपांतरण लाने के लिए कार्यरत लोगों की हत्या कर दी और अनेक लोगों को धमकियां दी जा रही थी। इसलिए इस नए राज्य का दायित्व था कि वह न केवल महिलाओं बल्कि रूढ़िवादी समुदाय के बीच भी वैचारिक शिक्षा का प्रसार करे। फिर भी महिलाओं को घर से बाहर निकलने एवं उत्पादन कार्यों में निर्णायक योगदान करने में सोवियत राज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यशक्ति में क्रमशः उनकी संख्या बढ़ती गई। 1970 तक देश के संपूर्ण कर्मचारियों एवं श्रमिकों में 51% तथा सामूहिक किसानों में 53% संख्या महिलाओं की थी। राजनीतिक एवं सरकारी क्षेत्र में भी इसी तरह के परिवर्तन हुए। उदाहरण स्वरूप 1970 के चुनावों में सर्वोच्च सोवियत के कुल सदस्यों में 31% महिलाएं थी। प्रत्येक दशक में सोवियत संघ के साम्यवादी दल में महिलाओं की संख्या बढ़ती गई। अनेक महिलाओं ने पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य किया और भारी संख्या में वे ट्रेड यूनियन में भी सक्रिय रही। उत्पादक एवं पुनरुत्पादक के रूप में महिलाओं की भूमिका को राजकीय विचारधारा के अंग के रूप में स्वीकारते हुए सोवियत संघ ने कई ऐसे प्रावधान किए जिनके अनुसार महिलाओं के उत्पादक कार्य उनके पारिवारिक दायित्वों के मार्ग में बाधा न डाल सके। घर के बाहर महिलाओं के कार्य में सहयोग देने के उद्देश्य से माताओं एवं बच्चों की देखभाल के लिए सार्वजनिक व्यवस्था की गई। सोवियत रूस के श्रम कानूनों के द्वारा महिलाओं को भारी काम तथा वैसे कार्य जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो करने से रोका गया। गर्भवती महिलाएं हल्के कार्य करती थी, फिर भी उन्हें मूल वेतन प्राप्त करने की अनुमति थी। मातृत्व अवकाश में संपूर्ण वेतन, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, युवा माताओं के लिए रियायत, शिशु सदन एवं बाल विहार जैसे अन्य सुविधाओं का प्रावधान था, जिसने महिलाओं को उनकी उत्पादक एवं पुनरुत्पादक भूमिकाओं को समायोजित करने में सहायक भूमिका निभाई। इन सब के बावजूद कई परिवारों में अभी समस्याएं बरकरार थी, जहां पुरुष घरेलू कार्यों में भागीदारी नहीं करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के काल में तलाक की संख्या में वृद्धि से यह संकेत मिलता है कि महिलाओं के स्तर में वृद्धि के साथ साथ पारिवारिक संबंधों में भी अस्थिरता बनी रही। यद्यपि महिलाओं की मुक्ति एवं स्वतंत्रता में सोवियत संघ की भूमिका सराहनीय है, फिर भी यह उल्लेख करना आवश्यक है कि सोवियत यूनियन के साम्यवादी दल और सोवियत राज्य के सभी प्रमुख नेताओं ने महिलाओं के पृथक संगठन
जहाँ तक कि दल के मुख्य संगठन के रूप में भी उनके गठन का विरोध किया, परंतु चीन एवं क्यूबा के साम्यवादियों ने इसे स्वीकृति दी एवं प्रोत्साहन दिया। सोवियतों का मानना था कि महिलाओं का कोई स्वायत्त या पृथक संगठन स्वभावतः विभाजक होगा और सर्वहारा वर्ग की एकता के लिए हानिकारक होगा। उनका मानना था कि यदि लिंग युद्ध सेक्स वार को स्वीकृति दी गई तो वर्ग युद्ध क्लास वार पृष्ठभूमि में चला जाएगा। उनका विश्वास था कि कम्युनिस्ट पार्टी जेंडर समानता हेतु प्रतिबद्ध होने के साथ महिलाओं सहित सभी शोषित लोगों के लिए संघर्ष करने में सक्षम है। हालांकि आलोचक इस तथ्य को उठाते रहे हैं कि सोवियत साम्यवादी दल अपनी सत्ता पर किसी भी तरह की चुनौती से सदैव डरता रहा है और इन्होंने महिलाओं के पृथक संगठन के विचार का समर्थन नहीं किया, क्योंकि यह संगठन बाद में शक्ति के स्वतंत्र केंद्र के रूप में उभर सकता था। आज सोवियत संघ नहीं है, परंतु हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सोवियत संघ में अपने 74 वर्ष के इतिहास में महिलाओं के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। अपनी सभी सीमाओं के बावजूद सोवियत अनुभव ने यह दिखलाया कि यदि राज्य के पास अपेक्षित इच्छा शक्ति हो तो वह समाज को बदल सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने टॉपिक को यहीं विराम देता हूं। अगर आप लोग को इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।